अच्छा जी, कोई सवाल पिछले लेक्चर में से किसी का? थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बाद स्पेशल रिलेटिविटी को थोड़ा सा रिकैप करना शुरू किया था, और मैंने ये कहा था कि स्पेशल रिलेटिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है सारे इनर्शियल फ्रेम्स में, और लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो सेम रहते हैं सारे इनर्शियल फ्रेम्स में। तो इसका मतलब है कोई ऑब्जर्वेशन हम एक फ्रेम में करें और कोई ऑब्जर्वेशन किसी दूसरे फ्रेम में करें तो दोनों मैच करेंगी। अब उनके मैच करने के लिए ज़रूरी था कि हमने ये देखा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, बल्कि कोई भी इवेंट होगा, कोई भी चीज़ होगी तो वो स्पेस टाइम में होगी, जगह के साथ वक्त ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा था ऑर्डिनरी वेक्टर्स की बजाय हम 4 वेक्टर्स डिफ़ाइन किए थे हमने, जिसके 4 कंपोनेंट थे, और वो था, उसका पहला कंपोनेंट था सी टी टाइम कंपोनेंट और एक्स वेक्टर। सिमिलरली हमने जो कोवेरिएंट ये कंट्रावेरिएंट था, ये कोवेरिएंट था, इसको जब डिफाइन किया था तो ये था सी टी और माइनस एक्स वेक्टर। और जब हमने कहा था इसको जोड़ा है हमने तो एक स्केलर बना जिसको हमने कहा कि ये एक्स स्क्वेयर्ड है, जो कि सी टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स वेक्टर का स्क्वेयर्ड है। फिर हमने कहा कि अगर हम एक और फ्रेम होता जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता, उसी में इसी 4 वेक्टर को लिखते एक्स प्राइम म्यू को, तो एक बात पे हमारा इत्तेफाक है कि एक्स प्राइम म्यू जो है वो एक्स म्यू और एक्स म्यू के बराबर है, कि स्केलर्स जो हैं वो उनकी पहचान ये है कि वो इनवेरिएंट होते हैं। और हमने ये कहा था कि जो एक्स प्राइम म्यू है दिस इज़ बेसिकली लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू, यानी अनप्राइम्ड फ्रेम या स्टेशनरी फ्रेम और मूविंग फ्रेम के जो एक्स हैं वो आपस में इस तरह रिलेटेड हैं। बहुत सारी किताबों में आप देखिएगा जो क्वांटम फील्ड थ्योरी की बुक्स होती हैं या स्पेशल रिलेटिविटी में, बाज़ औक़ात वो इसको इस तरह भी लिख देते हैं कि जी एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स। उनका मतलब ये होता है कि इंडिसेस आप ना लगाएं, खैर है, जब भी लगाने होंगे तो ये याद रखिएगा कि फ्री इंडेक्स दोनों तरफ एक ही जैसा होना चाहिए। तो अगर कभी ये भी लिखा देखें तो उससे मुराद यही होगी कि ये 4 वेक्टर है और ये लॉरेंस मैट्रिक्स है और ये भी एक 4 वेक्टर है, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी में जब हम 3 वेक्टर लिखते हैं तो हम उसके ऊपर एक वेक्टर साइन ज़रूर लगाते हैं। फिर मैंने उसके बाद आपको क्या चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आप एक ऐसा फ्रेम डिफ़ाइन करें जो पार्टिकल के साथ चल रहा हो, उसका अपना फ्रेम हो, उसकी अपनी घड़ी का टाइम हो, तो उसको हमने कहा था ये प्रॉपर टाइम है। और हमने ये कहा था कि जो डी एक्स प्राइम म्यू जो है ये बेसिकली ये डी एक्स म्यू के बराबर होगा, स्मॉल चेंज अगर लें तो, ठीक है, डिफरेंस लें अगर तो। और ये मैंने कहा था कि अगर ये प्रॉपर टाइम होगा तो ये डी टाउ स्क्वेयर्ड होगा इंटू सी स्क्वेयर्ड, जबकि ये जो मैंने लिखा था, ये लिखा था मैंने डी टी सी स्क्वेयर्ड इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर्ड ओवर सी स्क्वेयर्ड था। तो यहाँ से हमने निकाला था कि जो डी टाउ था वो किसके बराबर था, डी टी जो था वो किसके बराबर था, डी टी इज इक्वल टू गामा डी टाउ। तो हमने ये कहा था कि ये उस ऑब्जर्वर की घड़ी है जो पार्टिकल के साथ चल रहा है, उसका प्रॉपर टाइम है। ये उसका टाइम है जो स्टेशनरी फ्रेम में उस इवेंट को देखा हमने। दोनों आपस में बराबर नहीं है, बल्कि एक फैक्टर ऑफ गैमा से दोनों की डिस्प्रपोर्शनैलिटी है। ये आपको ये साबित कर रही है कि अगर आप लिखें टी जो है, कि ये जो टी फंक्शन ऑफ टाइम जो है, अगर इसको आप ऐसे लिखा होता आपने और आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते डी टी ओवर डी टाउ, तो ये गामा के बराबर था। इसका मतलब ये है कि ये आपस में लीनियर उस तरह चेंज नहीं हो रहे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हों, एक किसी ना बराबर नहीं है दोनों। कहने का मतलब ये, अगर 1 होता तो आइडियल सिचुएशन होती, लेकिन ये 1 नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी वेलोसिटीज़ के ऊपर चूँकि वी सी से बहुत छोटा होता है तो गैमा 1 हो जाता है। अगर गैमा 1 हो गया तो डी टी और डी टाउ आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक मेरे पास हमने ये देखा कि जो घड़ियाँ उस फ्रेम में होती हैं जो मूविंग फ्रेम होता है, जो घड़ियाँ मूव कर रही होती हैं वो ज़रा स्लो उन पे सुई चलती है, देन मूविंग क्लॉक्स टिक स्लोअर। ये स्पेशल रिलेटिविटी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था।
अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ वी डिफाइन द वेलोसिटी, फोर वेलोसिटी। ये बात आप याद रखिएगा, कन्वेंशनली फोर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, सो द फोर वेलोसिटी is defined as v mu, which is equal to dx mu over d tau। आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने सोच के आना है, कल के लेक्चर में मैं पूछूंगा why not dx mu over dt, why we have dx mu over d tau, यानी d by d tau of x mu and not d by dt of x mu। ये आपने सोच के आना है, कल मैं लेक्चर में पूछूंगा आपसे, ठीक है? क्या हुआ? आंसर बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आंसर बहुत आसान है। बता भी दूं, एक्स म्यू फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि आपका टी फंक्शन ऑफ टाउ हो गया, तो आप देखिएगा आपकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी तो वो फंक्शन ऑफ टाउ होगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा कोऑर्डिनेट से। लेकिन चले आप सोचिएगा, जैसे आप मर्जी सोचिए, आपकी मर्जी है। अच्छा, आपको पता है ना पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है? पी म्यू, फोर मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू mass टाइम्स dx म्यू ओवर d टाउ, ठीक है ना? लेकिन आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर मैं p म्यू करूं, p म्यू करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये m टाइम्स dx म्यू ओवर d टाउ, ठीक है, और dx म्यू ओवर डी टाउ। एग्री करते हैं ना मेरी इस बात से? एग्री करते हैं या नहीं? एम स्क्वायर्ड हो जाएगा। अच्छा, मैं ना यूजुअली ना सी को 1 कर लेता हूँ, है ना, वरना लिखना पड़ेगा बार बार हर दफ़ा। तो अगर आप कहते हैं तो मैं लिखता रहता हूँ, अगर आप कहें तो चलें रहने देते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ तो पढ़ी है, डी एक्स म्यू ओवर डी एक्स म्यू ओवर डी टाउ स्क्वेर्ड टाइम्स एम स्क्वेर्ड। पर आपने तो एक चीज पढ़ी थी, आपने तो ये मुझे कहा था कि ये तो आपस में बराबर है, डी एक्स म्यू ये तो बराबर है डी एक्स प्राइम म्यू के। ये तो आपने मुझे बताया था ना कि जो स्केलर्स होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, किसी भी फ्रेम में चले जाएं तो इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं पी म्यू इज इक्वल टू एम स्क्वेयर टाइम्स डी एक्स प्राइम म्यू ओवर डी टाउ। जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब यहां छुपा हुआ है। ये किसके बराबर है? आपने देखा वहां लिखा मूविंग क्लॉक वाले का, तो ये किसके बराबर है? मूविंग फ्रेम में तो उसका अपना टाइम है सी स्क्वेर्ड डी टाउ स्क्वेर्ड ओवर डी टाउ स्क्वेर्ड। सो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वेयर लिखना भूल गए, सो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड। कमाल हो गया ना? पी म्यू इज इक्वल टू, इसको हम लिखते होते हैं अमूमन, देखिएगा पी स्क्वेर्ड इज इक्वल टू एम स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड। ठीक होगी बात? कोई गलत तो नहीं लिखी मैंने चीज? सी को 1 कर लेना, सी को अगर 1 कर लें आप तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, इसको ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखने की कोशिश करेंगे अब हम। और आपको याद है कि हमने क्या डिफाइन किया था? हमने ये कहा था कि अगर एक 4 वेक्टर हो तो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका टेम्पोरल कंपोनेंट होता है, 3 उसके स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप लिखें पी म्यू को तो इसका मतलब है पी म्यू के भी 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए थे। हमने इस नतीजे पे पहुंचे हैं क्योंकि 4 वेक्टर है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि 3 तो इसके, एक तो इसका एनर्जी है और 3 इसके ये कंपोनेंट है। ठीक होगी ये बात कि ई और पी है। आगे जाके मैं सी को 1 करने जा रहा हूं ताकि मेरी जान छूट जाए। 4 वेक्टर ये उसका टाइम कंपोनेंट की तरह की चीज़ है, यानी उसका 0th कंपोनेंट एनर्जी है और 3 कंपोनेंट जो है वो 3 मोमेंटाज हैं। इसका मतलब है पी म्यू किसके बराबर हो जाएगा? कौन बताएगा आप में से मुझे? इस डेफिनेशन के तहत
ऊपर वाला इसके बराबर है E/c स्क्वेर्ड माइनस पी वेक्टर का स्क्वेर्ड इज इक्वल टू m स्क्वेर्ड c स्क्वेर्ड। ठीक लिखा मैंने या गलत लिखा? ठीक है ना? ये क्योंकि आपको पता है ना ऊपर और कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट में एक माइनस साइन का फर्क होता है ना, तो मोमेंटम में भी यहाँ E/c होगा और यहाँ p की बजाय माइनस p हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से? क्या आंसर आ गया? E स्क्वेर्ड इज इक्वल टू E स्क्वेर्ड माइनस p स्क्वेर्ड c स्क्वेर्ड इज इक्वल टू m स्क्वेर्ड c4। आइंस्टाइन की इक्वेशन नहीं आ गई, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन E स्क्वेर्ड माइनस पी स्क्वेयर सी। अगर पार्टिकल रेस्ट पे होता तो पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर की टर्म जीरो हो जाती, तो E स्क्वेयर इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर्ड विच E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर्ड विच इज द आइंस्टाइन्स इक्वेशन, फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर्ड। अच्छा, अगर आप इसको देखें थोड़ा सा तो ये क्या चीज़ लग रही है आपको? इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, ये रियल पार्टिकल है क्योंकि इसका मैस है। इस इक्वेशन से आपको क्या लग रहा है कि ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है जी? फोटॉन के लिए ठीक है, और चलें शाबाश। और इसके अलावा रेस्ट पे भी होगा तो एनर्जी होगी, बिल्कुल ठीक है। और क्या बताती है आपको ये? बिल्कुल, अगर आप इसको एक मान के चलिए ज़रा मेरी बात, आप इसको ये देखिए कि दिस इज इक्वल टू E स्क्वेर्ड प्लस आयोटा पी वेक्टर, C को 1 कर लें थोड़ी देर के लिए, लेट्स C को 1 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, का स्क्वेर्ड इज इक्वल टू m स्क्वेर्ड। आपको लग रहा है जैसे कोई सर्कल है, सर्कल इस तरह का है कि जिसका एक एक्सिस जो है, एक से मुराद ये है कि जिसके वेक्टर एक्सिस जो हैं, स्पेशल एक्सिस या मोमेंटम के एक्सिस जो हैं, वो लेट्स से अगर 1 डायमेंशन होता तो ये हो जाता E और P ना, यानी ये और ये एक एक्सिस आपने इमेजिनरी लिया हुआ है। इसका मतलब अगर आप कोई सर्कल ड्रा करते तो सर्कल का जो रेडियस होता है उसके सारे के ऊपर आपको क्या मिलता? मैस के बराबर। इसलिए इसको कहते होते हैं रफ ज़बान में समझने के लिए, याद रखने के, दिस इज नोन एज अ कंडीशन ऑफ मैस शेल। अगर कोई पार्टिकल मैस शेल पे है तो उसके 4 मोमेंटम का स्क्वेयर हमेशा उसके मैस के स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज नोन एज अ कंडीशन, या इफ फॉर कोई भी रियल पार्टिकल हो उसके 4 मोमेंटम का स्क्वायर उसके मैस के स्क्वायर के बराबर होता है, विच इज मैस शेल। जी 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 जी, रियल में हाइपरबोलिक होंगी, बस सिर्फ ये होता है कि क्या करें, मजबूरी है ना। यहाँ पर इमेजिन करना मुश्किल है शेल कहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ ज़रा थोड़ा सा इंट्यूटिवली बन जाता है, इंट्यूशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए मतलब एप्लीकेबल है वो मतलब रियल पार्ट। बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से भी। अगर आप इसे सिर्फ 3 डिमेंशनल में देखना चाहते तो आप एक स्फीयर की इक्वेशन बना सकते थे और उस स्फीयर का जो शेल जो बनता वो E स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर था। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैस शेल की कंडीशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसका मतलब है ये कि 4 डिमेंशनल स्फीयर है, बस ऐसा अजीब सा स्फीयर है जिसमें यूक्लिडियन तरीके, ये यूक्लिडियन स्फीयर नहीं है, मिन्काउस्की स्फीयर है, और उसकी जो रेडियस है वो मैस स्क्वायर के बराबर है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये कंडीशन है, कोई भी रियल पार्टिकल हो उसके मोमेंटम का स्क्वायर उसके हमेशा मैस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात एग्री करते हैं मेरी इस बात से? कोई किसी को डाउट हो या कोई बंदा कोई चीज़ ऐड करना चाहे? हाँ, वर्चुअल पार्टिकल का मतलब ये होता है कि वो मिलेंगे नहीं, वो कहीं से निकलेंगे, कहीं दूसरी जगह पे जाके एब्जॉर्ब होंगे, थोड़ी देर के लिए एनर्जी वायलेट करेंगे, वायलेशन आपको लगेगी किसी ना किसी चीज़ की हुई है, डेल्टा ई डेल्टा टी से, है ना, यही होता है ना इससे। लेकिन निकलेंगे तो कहीं जाके एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे, एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, प्रोपिगेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन अगर आपने रास्ते में उनको पकड़ लिया तो वो रियल पार्टिकल बन गए।
फोटॉन के लिए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फोटॉन एक, अच्छा बिल्कुल सही बात है, फॉर फोटॉन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दिस ई इज इक्वल टू पी वेक्टर का मॉड और सी, यानी फोटॉन के लिए कोई इक्वेशन नहीं होती ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाली। फोटॉन के लिए जो एनर्जी होती है वो पी इंटू सी होती है, यानी 3 मोमेंटम का मॉड्यूलस टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। इंटरेस्टिंग बात तो यही ना कि फोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी, क्या मतलब है यहाँ का कि फोटॉन को आप कभी रोक नहीं सकते, है ना, कभी रोक नहीं सकते फोटॉन को, जा ही नहीं सकते ना। रोकने के लिए आपको उसके रेस्ट फ्रेम में जाना ज़रूरी है ना, तभी तो रुका हुआ देखेंगे। आपने को बस चलती हुई देखनी है कि आपने बस को रुका हुआ देखना है, तो आप क्या कहेंगे, या तो बस को रोक दें या बस के ऊपर चढ़ जाएं, तो अब आपके पास रुकी हुई है। अच्छा बिल्कुल सही। देखें ये सी है वैक्यूम के अंदर, अगर ये वैक्यूम नहीं होगा कुछ और होगा तो ये सी नहीं होगा बल्कि ये सी बाई एन होगा, वेर एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये इक्वेशन फिर ये फोटॉन उस वक्त है जब फोटॉन अपना नेचुरल एक फोटॉन है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन वही फोटॉन जब मटेरियल में जाता है तो हमें पता है कि नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से स्पीड चेंज हो जाती है। जब स्पीड चेंज हो जाती है तो आप नहीं कह सकते कि उसकी स्पीड जो वैक्यूम में थी और जो मटेरियल में थी वो सेम थी, तो सेम एनर्जी भी दोनों से एसोसिएट नहीं होगी। गुड, और कोई सवाल? नहीं, आयोटा की तो है ही नहीं था। आयोटा तो मैंने इस इक्वेशन को जस्ट साफ करके लिखने के लिए किया, आयोटा तो कहीं भी नहीं था ना। सोचने के लिए मैंने बनाया कि अगर एक कॉम्प्लेक्स एक्सिस होता तो अब मैं उसके अंदर एक सर्कल बनाता और सर्कल का रेडियस जो था वो मैस के बराबर था, तो इसलिए मैंने कहा ये बिल्कुल इसको कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि दिस इज द कंडीशन ऑफ अ मैस शेल, यानी पार्टिकल के अगर आप सरफेस पे जाएंगे तो मैस पड़ा हुआ है। इंट्यूटिवली समझने के लिए ज़रूरत कोई नहीं थी इसकी भी, लेकिन ये कि थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए कि मैस शेल क्यों कहा जाता है। हाइपरबोला बनाते तो फिर आप चलते जाते। ठीक है जी, कोई सवाल? कोई सवाल? और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने कभी सोचा है कि अगर मैं P का 0 कंपोनेंट निकालूं तो क्या होगा? ये आपको हैरान करेगी चीज़। अगर मैं ये कैलकुलेट करूं P0 विच इज़ इक्वल टू m टाइम्स dx0 ओवर डी टाउ। dx0 किसके बराबर था? dt ओवर डी टाउ, क्योंकि इंटू सी, सॉरी एम सी आ जाएगा ना, क्योंकि x0 तो सी टी के बराबर है ना, याद है ना आपको, x0 इज सी टी, तो ये सी टाइम, लेकिन डी टी का डी टाउ से क्या रिश्ता है? एम सी डी टी किसके बराबर है? गामा डी टाउ ओवर डी टाउ। ठीक है, देखेगा अब यहां से क्या निकलेगा। और आपको याद है P0 था E बाई सी, याद है ना आपको, आपने लिखा था कि इसका 0th कंपोनेंट जो है वो E बाई सी है। मैंने पता किस सेंस में काटे हैं। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कटते नहीं हैं, कटते नहीं हैं बिल्कुल जो, हाँ ये ऐसे कर लें आप, सही है, चल ठीक, बिल्कुल कैलकुलस आया जाती, बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही है, कोई इसमें है ही नहीं है, सही कहा। E बाई सी इज इक्वल टू, मैंने खुद ही एक दफ़ा कहा था ये नहीं काट सकते और खुद ही वो काम कर रहे, कोई बात। चलो तो इसका मतलब ये आ गया एम सी, गैमा की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस वी स्क्वेड ओवर सी स्क्वेड टू द पावर माइनस 1/2। हाँ, इसका मतलब अगर मैं इसको खोल लूँ, अगर मैं कहूँ कि ये वेलोसिटी स्पीड, अगर ये v जो है, इफ़ v इज़, हमें पता है v का मॉड्यूलस जो है c से बहुत छोटा है,
अगर ये बहुत छोटा है तो इसकी सीरीज़ खोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, ये एम सी इंटू 1 + 1/2 वी स्क्वेर्ड ओवर सी स्क्वेर्ड प्लस अप टू सो ऑन, अगली टर्म्स आती जाएंगी। अच्छा चलें, अगर ये मैं इसको खोलूँ तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर्ड इंटू 1 + 1/2 वी स्क्वेर्ड ओवर सी स्क्वेर्ड प्लस अप टू सो ऑन। कितना ट्रांसपेरेंटली आपको लगा है निकली हुई एक चीज़। अगर v वाकई ही c से बहुत छोटा हो और ये टर्म भी इग्नोर हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब है अगर पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से बहुत स्लो चल रहा हो तो उस सूरत में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर्ड इफ v ओवर c इज मच लेस देन 1। ये कर लेते हैं, मच लेस नहीं करते, सिर्फ लेस ही कर लेते हैं। बहुत छोटा है तो ये इग्नोर हो गया तो रेस्ट मैस एनर्जी मिल गई आपको, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो अब आपको थोड़ी सी सेंस बनी कि हर पार्टिकल के पास किसी भी स्पीड पे वो हो, उसकी जो एनर्जी है वो रेस्ट मैस एनर्जी नहीं होती, उससे कुछ ऐड होके चीज़ आती है। कोई ना कोई उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी टर्म होती है जो कि ½ mv² होती है। लेकिन डेली लाइफ के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो रेस्ट मैस एनर्जी ही है, क्योंकि उनकी वेलोसिटीज़ कंपेयर टू दी वेलोसिटी ऑफ द, उनकी स्पीड्स जो हैं कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट बहुत स्मॉल है। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये वही चीज़ लिखी हुई है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ½ mv² जो है वो काइनेटिक एनर्जी टर्म बन जाएगा। जितनी हाई स्पीड होती जाएगी, जितना सी के करीब अप्रोच करते जाएंगे ना, उससे अगली टर्म भी डोमिनेट होगी। फिर शायद v⁸ की टर्म जो है वो इग्नोरेबल हो। डिपेंड करता है v/c की रेशो क्या है, और दूसरी चीज़ आप कितनी एक्यूरेसी चाह रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में, वो भी आपको बता देगा कि आपको किस डिजिट तक जाना है। लेकिन हमने देखा है जितनी रिलेटिविस्टिक थेरीज़ हम करते हैं वो टू द ऑर्डर ऑफ v/c² ही करते हैं, हम उससे हाई टर्म्स पे नहीं जाते। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, कोई सवाल और? शाबाश। चलें जी, रिलेटिविटी तो ख़त्म हो गई। अब एक मसला आखिरी रह गया जो हमें छोटी सी चीज़ और करनी है, और बस उसके बाद फील्ड थ्योरी शुरू होगी। तो कोई सवाल हो यहाँ तक किसी का? ये 1 ही है ना? नहीं, ये डिफरेंशियल है ना, ये x0 का डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टाउ। d/dt ऑफ x0, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है d/dt ऑफ, आप ये समझ लें x0। अगर मैं इधर लिखता तो शायद डाउट ना रहता। हाँ, वो कैलकुलस में ये d/dt एक ऑपरेटर है जो किसी पे लगता है, इस तरह नीचे ऊपर काट नहीं सकते थे, इसलिए ये इनका कहना था। ठीक है, मैं मान गया, मैंने कहा ठीक है, सही कहा। d/dt ऑफ टाउ इज़ 1। बात तो इसके 1 होने की थी ना, बेहतर तरीके से हो सकता है तो फिर ठीक है। हाँ, लेकिन कोई हर्ज नहीं, यही मैंने भी जुमला आपसे बोला कि गलत तो नहीं हो, काट लेते हैं। लेकिन ठीक है, अगर एक बंदा भी आपकी क्लास में समझदार बैठा है जिसे लेबनीज़ न्यूटन से मोहब्बत है, तो आप उसकी मोहब्बत का एहतराम करें ना। तो अच्छा, एक चीज़ जो कल मैंने थोड़ी सी जानबूझ के नहीं बताई थी, मैंने कहा कि सारी लेक्चर स्कील हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो कहीं आप उसमें ना खोजें। ये जो लॉरेंस मैट्रिक्स होता है ना, लैम्डा म्यू न्यू, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, एक्चुअली एक ग्रुप बनाता है। जब आप, क्यों, 2 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को जोड़ के भी आप एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, 2 को जोड़ के आप आइडेंटिटी भी बना सकते हैं उसको उसके इन्वर्स से। ये जो ग्रुप होता है, ये इसको अमूमन लिखते हैं कि ये O31 ग्रुप है। O4 नहीं ऑर्थोगोनल, O31 क्यों है? इसमें 3 एक तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं और एक का साइन मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये O31 है। कभी ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप बड़ी डिटेल से ये चीज़ पढ़ेंगे। O31 होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं ये मान लूँ कि ये कंटिन्यूस ग्रुप है, तो इसके साथ मैं एक S लगा देता हूँ
आइडेंटिटी से बनाने के लिए इसको कंटिन्यूस SO3 करना पड़ता है मुझे कि स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, अदरवाइज +-1 दोनों हो सकता था। अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें सिर्फ 1 है तो स्पेशल ऑर्थोगोनल होते हैं। बिल्कुल, इसलिए कुछ लोग ना इसको स्पेशल ग्रुप कहते हैं ये लॉरेंट्ज ग्रुप नहीं है बल्कि ये कंटिन्यूस लॉरेंट्ज ग्रुप है। यानी ये ऐसा नहीं है जिसमें पैरिटी टाइम रिवर्सल शामिल है, क्योंकि ये प्रॉपर रोटेशन है। प्रॉपर रोटेशन का मतलब है अगर आप देखें ना तो x को मैं -x से रिप्लेस करूं तो ये भी रोटेशन ही लगती है मुझे, मैंने पूरा 180 रोटेट कर दिया। इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है, इसमें टाइम रिवर्सल भी नहीं है। टाइम रिवर्सल और पैरिटी दोनों को निकालने के लिए एक और कंडीशन लगानी पड़ती है स्पेक्ट्रम के बाद कि उसका एक पता नहीं टॉप लेफ्ट एलिमेंट शायद प्लस पॉजिटिव। कोई लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा टी से ज़रब दे दे, टी वाले से जवाब आ जाएगा। बड़े खूबसूरत तरीके से सिडनी कोलमैन लिखता है, कहता कोई बात नहीं, आप 1 के साथ टी भी कर दें, पैरिटी भी लगा दें और पीटी भी लगा दें, खैर कंटिन्यूस वाले से डिस्क्रीट में चले जाएंगे, आपका क्या जाता है। और ये हमने प्रूफ भी किया था एडवांस क्वांटम में, याद है आपको? आपने नहीं पढ़ी, जिन्होंने पढ़ी है सिर्फ उनके लिए। लेकिन ये इस कोर्स में नहीं होगा ग्रुप्स वाली बात, इस ग्रुप में सिर्फ कंटिन्यूस लेंगे, इसलिए मैंने आइडेंटिटी में एक एप्सिलॉन म्यू न्यू ऐड किया था। ठीक है, मैंने कहा था कोई चीज़ नंबर है कोई जिसको मैंने ऐड कर दिया है, एप्सिलॉन म्यू न्यू जो है। मैं कह रहा हूँ वो ग्रुप थ्योरी की टर्म है, मुझे इतना पता है, मुझे किसी भी को डिस्क्रीट कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं टाइम रिवर्सल तो डिस्क्रीट है ना, मैं ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ ये फ़र्क करना है दोनों में कि टाइम रिवर्सल वाली रोटेशन में और दूसरी आम रोटेशन में फ़र्क है। सॉरी, पैरिटी वाले में, पैरिटी में बिल्कुल आप 180 रोटेशन करते हैं, या आप कंटिन्यूस छोटी छोटी रोटेशन भी कर सकते हैं थीटा से। और याद होगा आपने हमने थीटा के साथ चीज़ों को खोला भी था। तो कभी ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, मैं ग्रुप थ्योरी में चूँकि जाना नहीं चाहता इसलिए मैं एक मुश्किल चीज़ SO3 से आइसोक्रोनस भी डाल दूँ, फिर मैं कहूँ नहीं तो फिर वो लगेगा जैसे बहुत ही मुश्किल चीज़ें हो रही हैं ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको रहने। सिर्फ मैंने आपको ये बताना था आज के लेक्चर में कि जो सम टाइम क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम बात करते करते ग्रुप्स का जिक्र करेंगे, तो आपके जहन में ग्रुप्स की 2 प्रॉपर्टी हमेशा रहनी चाहिए। एक तो कोई से 2 एलिमेंट्स को ज़रब दें तो एक एलिमेंट उसी का आए, उसी जैसा आ जाए, और अगर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट करे। बस ये 2 प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद रहेंगी तो मेरा बहुत सारा काम चल जाएगा, फिर मेरा बहुत सारा काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी तो अबिलियन नॉन अबिलियन है वो तो बात की बातें, इन 2 से काफ़ी हद तक काम हो जाएंगे। ये आप लोगों को जिनको मेरे ख्याल है शायद वो रिकॉर्डेड पढ़े होंगे लेक्चर्स जिनमें हमने ये शायद वो नहीं किए होते, हाँ, प्रॉपर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस की थी जब हमने, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल है ग्रुप थ्योरी पे मंसूर साहब के लेक्चर्स पढ़े हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, अगर किसी को शौक है तो वो देख ले, उतनी अच्छी ग्रुप थ्योरी कम ही मिलेगी। मेरे ख्याल है किए होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, देख लूँगा मैं, पूछ लूँगा मंसूर साहब से आपको। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? अच्छा, एक श्रोडिंगर इक्वेशन की आप बात करते हैं। आप किसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स और हमने स्पेशल रिलेटिविटी को मिलाना है। आपने नोट किया एक एनर्जी की बात हुई थी mc²। जब आपकी एनर्जी mc² से ज़्यादा होगी आप पार्टिकल्स पैदा भी करेंगे और फना भी करेंगे। 2 प्रोटॉन्स को अगर आप कोलाइड कराएं तो वो 3 प्रोटॉन्स में भी जा सकता है, 4 प्रोटॉन्स में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है, यानी 2 चीज़ें टकरा के बिल्कुल। बाज़ वक़्त पड़े किसी को ख्याल आता है कि मैंने फटना है, वो फट के 6-7 बना देता है, बल्कि बाज़ वक़्त तो बहुत सारे बना देता है, गिनने में नहीं आते वो, शावर्स बनना शुरू हो जाए तो ठीक है चलो। तो उसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जब आपकी एनर्जीज ग्रेटर दैन mc² होंगी, तो कैसे है ग्रेटर दैन mc² हुई थी, उसमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ गई। इसका मतलब जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होगी, जब भी वो mc² से ज़्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल्स पैदा हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि m किसका है। शायद 2 पार्टिकल्स को कोलाइड करा के इलेक्ट्रॉन्स पैदा करना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, तो जितने मैसिव पार्टिकल्स होते हैं उतनी ज़्यादा हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है। यही वजह है कि जो एक्सेलरेटर्स बनाए जाते हैं उसमें हमने पहले एक्सेलरेटर्स में 2 पार्टिकल्स को कोलाइड कराया तो हमने कहा उनकी एनर्जी काफ़ी थी पर हिग्स नहीं बन सका। अब हम ज़्यादा एनर्जी पे टकराते हैं ताकि शायद हिग्स बन जाए, क्योंकि हिग्स फर्दर डिकेज करके भी हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन में एक तरीका है कि सारा कुछ ढूंढ ढांड के देखा, हाँ ये इसी से आया है,
ठीक है ना, एक होता है कंस्ट्रक्शन, एक होती है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उसी वक्त इंपॉर्टेंट है जब mc² से ज़्यादा होगी रेस्ट मास ऑफ दैट पार्टिकल से। और इवन इन हाइड्रोजन एटम भी इसका v/c से एक ताल्लुक है। वो जब ये कोर्स हम ख़त्म करने पे आएंगे ना, फिर मैं आपको आखिरी लेक्चर में वो बात बताऊंगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जिसको आप कहते हैं कि वो मूव कर रहा है, उसकी एक ही एनर्जी नहीं होती, उसके पास एक और कंट्रीब्यूशन होती है एनर्जी की, जिसे नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन कहते हैं, और वो डोमिनेट कर जाता है जब आप डिकेज कैलकुलेट करते हैं एक पार्टिकल के और किसी दूसरे पार्टिकल में जाने में, तो उसकी कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंस आती है बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस टर्म। और ये वो जगह है जहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इस वक्त भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एक पार्टिकल को किसी बैरियर से टकराएं और बैरियर में इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हो। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ से भी पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ के ऊपर। तो ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी जो क्वांटम मैकेनिक्स की है वो 1 नहीं रहती। तो इट मीन्स एट द वेरी हाई एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को आराम से नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन इसको क्या आसान तरीका भी है देखने का कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसमैच है? तो बिल्कुल है। अगर आप आज के बाद मैं ये मान के चलूँगा कि H बार और C जो है ना, ये दोनों 1 हैं, जहाँ लगाने पड़ेंगे लगा लेंगे यूनिट्स बैलेंस करने के लिए, ताकि बार बार ना लिखने पड़े। आप में से किसी को याद है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? किसी को याद है? आयोटा d/dt ऑफ psi इज इक्वल टू h psi। इसमें psi एक वेव फंक्शन है। फ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा, कौन बताएगा? हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होगा? p² / 2m। बिल्कुल ठीक है। और p² किसके बराबर होगा? -h बार स्क्वायर। h बार स्क्वायर तो 1 है, तो क्या आ जाएगा? -1/2m डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर का मतलब है d2/dx² पार्शियल बाय पार्शियल y 2/y² प्लस पार्शियल 2/z²। इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो ये बन गई आयोटा d/dt ऑफ psi इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर psi ओवर 2m। तो चाहिए ना। एक बड़ा मसला है, टाइम का एक डेरिवेटिव है, स्पेस के 2 डेरिवेटिव हैं। लेकिन हमने रिलेटिविटी में देखा था कि जितनी पावर स्पेस की आती थी उतनी ही टाइम की भी थी। याद है आपको? t² - x²। याद है ना आपको? याद है? t² - x² था या t और x था? जितनी टाइम के पावर आ रही थी, क्योंकि स्पेस और टाइम जुदा जुदा नहीं थे ना, दोनों आपस में जुड़े हुए थे। एक को छेड़ते थे तो दूसरे में उसका असर नज़र आता था। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज नॉट अ रिलेटिविस्टिक। एक सिंपल तरीके से भी हमें पता चल गया कि ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन नहीं है, या हम इसको कहते हैं, और इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है, दिस इज नोन एज अ नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। यानी नॉट अ रिलेटिविस्टिक की बजाय हम क्या देते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, जो ज़्यादा अच्छी टर्म है। तो फिर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन कैसे बनाई जाए? कैसे बनाई जाए? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगर इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेता तो यहाँ 4 बन जाते। थोड़ा सा ना गलत तरीके से एक चीज़ को सोचते हैं, एंड ऑफ द डे जवाब सही आ जाएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले तो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन डिराइव की है, पहली रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ज़िंदगी की, e² - p² इज इक्वल टू m², है ना। अच्छा, हमें पता है एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर आप ज़रा कंपेयर करें h psi इज इक्वल टू e psi को, जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, जब आपने उसको टाइम डिपेंडेंट बनाया था तो e की राइट हैंड साइड पे d/dt आ गया था। इसका मतलब है जो भी चीज़ आई थी वो टाइम इंडिपेंडेंट में, जो e थी वो टाइम डिपेंडेंट में d/dt में वो चीज़ इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। इसका मतलब अगर e की जगह मैं आयोटा d/dt रख दूं, इसका स्क्वायर,
माइनस पी की जगह क्या रखूंगा मैं, 1/2m डेल स्क्वायर्ड रख सकता हूं ना मैं, लेकिन ये सारे तो ऑपरेटर हैं, इज इक्वल टू, इसको तो मुझे कोई ना कोई फंक्शन डालना पड़ेगा, जो फंक्शन होगा किसका, जी क्या कह रहे हैं, ओ सॉरी, पी स्क्वायर में सिर्फ डेल स्क्वायर, हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस पी की जगह तो माइनस डेल स्क्वायर था, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये तो ऑपरेटर है, तो इन्हें कोई ना कोई तो फंक्शन चाहिए होगा, और ये फंक्शन किसका होगा, एक्स का भी होगा और टाइम का भी होगा। अभी ये फंक्शन है, वो तो ये होता था 2m, पी में तो 2m नहीं होता था ना, इसमें तो सिर्फ पी पुट किया ना मैंने ऑपरेटर बना के ना, है ना, वो तो नीचे वैसे ही आता था ना, इज इक्वल टू m स्क्वेयर टाइम्स फाइव विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यानी कोई फंक्शन चाहिए जिसको हम डिफ्रेंशिएट करें। तो क्या जवाब आ गया इसका, माइनस d2/dt स्क्वेर्ड माइनस डेल स्क्वेर्ड इंटू फाइव इज इक्वल टू m स्क्वेर्ड फाइव, ओ प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, सही है, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2/dt स्क्वेर्ड माइनस डेल स्क्वेर्ड प्लस m स्क्वेर्ड, 5 वापस लिख लेते हैं ताकि एक दफ़ा याद दहानी हो जाए कि ये स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखी हुई है पहले कभी आप लोगों ने, कभी देखी हुई है ये इक्वेशन या नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर फोटॉन के लिए लिखते तो क्या बनती, ये 0 हो जाती, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती जो मैक्सवेल्स इक्वेशन से आती है आपके पास, कि d2/dt स्क्वेर्ड माइनस डेल स्क्वेर्ड फाई इज इक्वल टू 0, यहीं से निकलता है ओमेगा इज इक्वल टू सी के, डिस्पर्शन रिलेशन फोटॉन के लिए। तो यहाँ पर मैथ्स है तो पार्टिकल का मैथ्स यहाँ पर आता है। क्या ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है? है? कैसे पता चला रिलेटिविस्टिक है? शाबाश, 2 टाइम के डेरिवेटिव हैं, 2 स्पेस के डेरिवेटिव हैं, बिल्कुल। दिस इज द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज एक वेव इक्वेशन है ये, है ना, किंडरगार्टन इक्वेशन, एग्जैक्टली। जिस तरह बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया जाता है ना, तो पहली जमात में कहते हैं किंडरगार्टन में डाल दिया हमने, जब नई कोई चीज़ सीखता है। तो ये किंडरगार्टन नहीं है, क्लाइन गार्डन है। लेकिन यह कि रिलेटिविटी में ये पहली खूबसूरत तरीन इक्वेशन थी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेर्ड के बाद, वो तो रुकी हुई चीज़ के लिए थी ना, बहुत बाद ना, बाद में। अच्छा, जब पार्टिकल पैदा करने और फना करने थे, ज़ाब बन गया था। किसी का कोई सवाल हो? लोग तो बहुत सारे अरसा इससे निकले ही नहीं थे कि क्वांटम के हिसार से मिलाने का तो बाद में बात थी। एनर्जी का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन होता है, लेकिन हमने इंट्यूशन से यह किया कि यह बननी चाहिए थी। हाँ, हमने देख लिया कि ये आती है ना। हम इसको दोबारा इसको फॉर्मल एल्गोरिदम से भी बना के देखेंगे, आप फिक्र ना कीजिए, वो भी देखते हैं अभी, वो भी करके देखेंगे हम इसको एक बेहतर मेथड से भी। यहाँ तक कोई सवाल हो? समझ आ गई सबको ये चीज़? कोई सवाल हो किसी का? क्यों भाई? समझ नहीं आई या सवाल नहीं? अच्छा चले, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ना स्लोली बिल्कुल फील्ड थ्योरी में अब एंटर होने वाला हूँ। अभी भी हमने
क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर यूज़ किए और रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बनाई है ना। अभी तक दोनों को मिलाया नहीं है प्रॉपरली हमने, वो मिलाते हैं अभी, ठहरें ज़रा। आपको पता है कि मैं एक और नोटेशन यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आपको पता है ना कि एक्स प्राइम म्यू किसके बराबर हमने लिखा था? एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू, याद है ना आपको? या अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो इसका इन्वर्स इधर ले लूँगा, ठीक है? अगर ऊपर रो है नीचे कॉलम है तो मैं इसका इन्वर्स भी लेके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लूँगा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये ट्रांसफॉर्म होगा डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू, ये जो डी बाई डी एक्स म्यू है ये जाएगा डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू में, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? यानी मैंने कहा एक्स प्राइम म्यू तो लैम्डा म्यू न्यू एक्स म्यू में जाता है, डी बाई डी एक्स म्यू कैसे जाएगा? कैसे कैसे प्रूफ करूं? हैं? इसका डेरिवेटिव लो किसके हिसाब से? अच्छा, ना ना डिराक डेल्टा क्यों बनाना, इतना लंबा काम नहीं करना, ये तो मुझे खुद भी नहीं आता। अच्छा, एक काम क्यों ना करो आसान सा काम, हमने बचपन में चेन रूल सीखा था ना, क्यों ना मैं ये कर दूं कि दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू एक्स न्यू, हैं? कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो? यहाँ से? अभी करते हैं, ठहर जाओ, अभी ठहरो। कैसे करेंगे? चलो मैं तुमसे ही करा लेता हूँ। हाँ, कैसे निकाल लेते हैं इसको? लैम्डा म्यू रो एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू रो लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू। निकाल सकते हैं ना ऐसे? तो क्या जवाब आ गया इसका? ये किसके बराबर है? ये है डेल्टा न्यू रो एक्स न्यू विच इज इक्वल टू एक्स रो। इसका मतलब रो तो मेरा पसंदीदा इंडेक्स था ना, मैंने लगाया था, मेरी मर्जी, जो मर्जी रख लूँ इसको। तो यहाँ से आपने एक चीज़ देख ली कि एक्स न्यू अगर आपने लिखना है तो वो है लैम्डा म्यू न्यू एक्स प्राइम न्यू के बराबर। नहीं, कुछ उल्टा कर दिया, कुछ गलत कर दिया मैंने, एक्स प्राइम म्यू। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ठीक लिखा है? ऑलराइट, ठीक है। चलें, इसका मतलब है अब मैं अगर कैलकुलेट करूँ डी एक्स न्यू ओवर डी एक्स प्राइम म्यू, तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा म्यू न्यू डी एक्स प्राइम म्यू ओवर डी एक्स प्राइम म्यू। अब अपने हिसाब से तो हर एक का डेरिवेटिव 1 होता है। अब जो जुनेद ने कहा था हम काटेंगे नहीं ना, है ना? तो इसका मतलब है कि ये तो 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया लैम्डा म्यू न्यू। ये वैसे ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ जैसे आप समझ रहे थे। ओह, 4 दफ़ा आ गए हैं, ओए होए यार, मरवा दिया तुमने, 3 दफ़ा आ गए हैं। ये लो, ये लो, चलो लैम्डा म्यू न्यू, इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा म्यू और रो। अब ठीक है, चलो, तो क्या आंसर आ गया इसका? लैम्डा रो और न्यू, रो और न्यू। अब ठीक है, इसलिए कहा था इंडिसेस लिखने पड़े तो बड़ी गलती हो जाती है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज इज हैंस डी एक्स न्यू ओवर डी एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू। ठीक लिखा भाई? कोई गलत तो नहीं लिखा है? ठीक लिखा है? रो की जगह म्यू लिख दिया ना मैंने,
यहाँ रो की जगह यहाँ रो, फाइनल आंसर में दोबारा से अगर ये रो के लिए होल्ड करता है तो किसी के लिए भी होल्ड करेगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बताओ, कहाँ से समझ आई, कहाँ से? ये तो समझ आ गई है। कल का लेक्चर इसी पे था कि ये दोनों मिल के इसमें म्यू से म्यू कांटेक्ट हो जाए, कोई डेल्टा फंक्शन बन जाए, क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा में न्यू और रो जब बराबर होंगे तो ये 1 होगा वरना 0 होगा। इसका मतलब है जहाँ जहाँ न्यू है उसकी जगह मैं रो लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर? आप बताएं क्या क्लियर निकला? अच्छा, इसका मतलब है मैंने कहा अगर रो के लिए बराबर है तो अगर मैं रो की जगह काट के अगर ये इक्वेशन मैं लिखूं, इसका मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं कि लैम्डा म्यू रो एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू एक्स रो, तो अगर मैं रो की जगह कोई और इंडेक्स कहता, न्यू कहता, तो यहाँ पर हर रो की जगह मैं न्यू लिख सकता था ना, लिख सकता था ना। जो इक्वेशन की एक तरफ लिखूँ वही दूसरी तरफ लिखूँ, रिपीटेड इन फ्री इंडेक्स था ना, तो ये और ये मैंने सेम कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा डिफरेंशियल लेते हैं। मैंने कहा अगर तो न्यू और रो बराबर हो तो ये 1 होगा वरना अगर ये म्यू और रो बराबर हो तो ये 1 होगा वरना 0 होगा। ठीक है, तो इसका क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है ना, एक्सप्लिसिट डेरिवेटिव है, टोटल तो नहीं है ना। इसका मतलब है ये हर उस चीज़ के लिए एग्जिस्ट करेगा जिसमें म्यू और रो बराबर होंगे वरना 0 होगा। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ क्रोनिकल डेल्टा के पास है, तो हमने क्रोनिकल डेल्टा से लैम्डा रो न्यू के बराबर लिख लिया। अच्छा, इसका मतलब मैंने कहा था यहाँ रो है तो यहाँ रो आता है, अगर यहाँ न्यू होगा तो यहाँ म्यू होगा तो यहाँ म्यू आ जाएगा। आपने कुछ और किया है, किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है? कुछ और किया आपने? किस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ ये? शाबाश। डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू डी बाई डी एक्स न्यू। अगर ये कोवेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म हुआ तो कंट्रावेरिएंट क्या होता था? एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू। ऐसे ही होता था ना वो, है ना। मजे की बात यह है कि कंट्रावेरिएंट का जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो कोवेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है, एंड वाइस वर्सा। इसीलिए आप देखिएगा किताबों में इसको पता है कैसे लिखा जाता है, ये समझ आई? देखे ना, जब हम इस तरह इसको करते हैं ट्रांसफॉर्म तो इसमें म्यू इधर आता है, न्यू इधर आता है, म्यू अंदर की तरफ लिखा है, न्यू बाहर की तरफ। ओ सॉरी इधर नीचे ही होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक यू। इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल उसी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है जिस तरह एक कोवेरिएंट वेक्टर होता है। इसलिए जब किताबों में लिखते हैं इसको तो इसको पता क्या लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, डी प्राइम म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू डी न्यू। डी प्राइम का मतलब जब म्यू नीचे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स प्राइम के ऊपर है, नोटेशन ये यूज करते हैं। डेफिनेशन हमारी ये है, तो अब हमने क्या डिफाइन किया है, डी प्राइम म्यू इज बाय डेफिनेशन इज डी बाय डी एक्स प्राइम म्यू। और अगर ये होता डी प्राइम म्यू ऊपर लिखा जाता तो ये थोड़ा सा उल्टा काम है, लेकिन खैर है, उल्टा इतना भी नहीं है। सिर्फ फ़ायदा ये है कि ये डिफाइन किया है हमने कि किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है। इसका मतलब है एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर के हिसाब से जब पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं आप तो वह कोवेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, और जब कोवेरिएंट के हिसाब से डेरिवेटिव को बनाते हैं तो वह कंट्रावेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म होता है। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं मुख्तलिफ किताबों में कि साबित करें कि ये वाला जो है ये एक कोवेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कोई सवाल किसी का? ये बहुत सारी किताबों में क्वेश्चन होता है असाइनमेंट का, पूछा जाता है आपसे कि इसको साबित करें। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। रिपीट कर देता हूँ तरीका क्या है। सबसे पहले आप एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, एक्स प्राइम, लॉरेंस ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से जब डेरिवेटिव लेंगे तो चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल के बाद आपने देखना है कि आपके पास एंड ऑफ द डे क्या निकल के आता है। यहाँ पुट किया ना, डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू
इसकी जगह ये पुट कर दिया। हमने लिखा डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू इज इक्वल टू डी एक्स न्यू बाई डी एक्स म्यू प्राइम म्यू डी बाई डी एक्स म्यू, तो यही किया ना, डी एक्स न्यू और डी एक्स प्राइम म्यू की जगह ये डाल दिया ना। क्या गलत, क्या कोई मैंने ठीक लिखा है, आपने देखा नहीं है, फिर ठीक है, ठीक, फिर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी इक्वेशन आपने थोड़ी देर पहले लिखी थी, ये वाली d2 बाई डी टी स्क्वेड माइनस डेल स्क्वेड प्लस एम स्क्वेड फाई। अच्छा, जब जब अकेला x लिखा होगा ना, अकेले x का मतलब होगा जब वेक्टर नहीं डाला होगा कि इसमें x भी है और t भी है, यानी फाई ऑफ x जब भी मैं डिफाइन करूंगा 4x, तो इसका मतलब होगा 3x एक टाइम। ठीक है, अच्छा चलें। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर आप देखें, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं ये देखूं तो क्या होगा, डी म्यू लैप्लाशियन होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं ये होगा डी ज़ीरो माइनस डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर, यही होगा ना, क्योंकि नीचे और ऊपर वाले में माइनस साइन होता है। डी ज़ीरो किसके बराबर था, डी बाई डी एक्स ज़ीरो, यानी डी बाई डी टी, डी एक्स ऊपर वाला ज़ीरो और नीचे वाला ज़ीरो तो बराबर थे ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू d2 बाई डी टी स्क्वेड माइनस डेल स्क्वेड, यानी d0 का मतलब है d0 और d0 बराबर है, और ये है d बाई डी एक्स ज़ीरो विच इज इक्वल टू d बाई डी टी। C1 है ना, क्लियर है बात सबको। इसका मतलब है जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन आपने लिखी थी ना, उसका बड़े खूबसूरत अंदाज में लिख सकते हैं डी म्यू। अच्छा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये उतना ही ठीक है जितना ये ठीक है, डी म्यू जी, इनर प्रोडक्ट है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होते हैं 4 हर डायमेंशन में। चलो ठीक है, मान लेते, प्लस एम स्क्वेड। मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग बैठे हो तो इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन कितने खूबसूरत अंदाज में लिखी गई है। रिलेटिविटी, अब लग रहा है आपको रिलेटिविटी है, क्यों 4 वेक्टर की तरह के लग रहे हैं ना अब आपको लिखे, लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा है। क्या ये आप ये साबित कीजिए कि इस इक्वेशन के लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होने के लिए क्या कंडीशन है, कि क्या अगर ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है और ये ठीक है, तो इसका मतलब है रिलेटिविटी कहती है कि एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम में अगर जाके ऑब्जर्वेशन करें, बशर्ते के फ्रेम्स जो हैं वो इनर्शियल हों, तो फिज़िक्स होल्ड करेगी। साबित कीजिए कि डी प्राइम म्यू प्लस एम स्क्वेड फाई एक्स प्राइम इज इक्वल टू 0 भी रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। उसको कहते हैं ये कोवेरियंस है। कोवेरियंस का मतलब ये होता है जिसकी फॉर्म वही रहती है, आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चले जाएं। यानी अगर मैं यहाँ पर भी प्राइम लगाऊं डी प्राइम म्यू प्लस एम स्क्वेड फाई प्राइम एक्स प्राइम, तो ये बराबर है डी म्यू प्लस एम स्क्वेड सारे के बाहर फाई ऑफ एक्स के। साबित कीजिए कि ये लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है, डी म्यू। बस ये साबित कर देंगे तो काम हो जाएगा, और आप 2 मिनट में कर लेंगे। आपको पता है इस तरह ट्रांसफार्म होता है, ये वाला ये इस तरह ट्रांसफार्म होता है, दूसरा जो है वो इस तरह ट्रांसफार्म होगा। जब दोनों को ज़रब देंगे तो क्रोनिकल डेल्टा बनेगा, क्रोनिकल डेल्टा इसको ख़त्म कर देगा। तो जवाब आ गया, मैंने खुद ही कर दिया आपको। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, कोई सवाल? अजहर, तुम्हारा तो रेगुलर कोर्स है ना, कोई सवाल हो तो पूछ लो। समझ आ गई हैं चीज़ें या नहीं? चलें अब जाके पढ़िएगा घर, अगर कोई डाउट हो तो दोबारा भी पूछ सकते हैं अगले लेक्चर में भी।
जी 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 वो क्या होगा? अगर वो फॉर्म रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है तो कोवेरियंस होनी चाहिए उसके अंदर। इसका मतलब है वो चीज़ फिर फिजिकल नहीं है अगर उसकी फॉर्म ही मेंटेन नहीं रहती है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने से। और कोवेरियंस फ्लैट और कर्व स्पेस दोनों का प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ही होल्ड करती है ये चीज़। लाजमी नहीं है कि ये लाजमी नहीं फ्लैट स्पेस में हो। ये प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ कोवेरियंस है हमारे पास, एक होल्ड करेगी फॉर्म उसकी। मैक्सवेल्स इक्वेशन का आप देख लें, होल्ड करती है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। कभी साबित करने की कोशिश की है? कभी कोशिश की है? फ्री टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, ज़रूरी है ना, मैंने ऐसी बात कर दी, मुझे पता है जब इनवेरिएंट तो इतना ज़ोर देने की क्या ज़रूरत है। 2 लेक्चर लगा दिए प्रूफ करने में, अभी भी ना निकले। लेकिन जब डिराक इक्वेशन की कोवेरियंस कराई थी तो फिर जोर लगाना पड़ा था हमें, क्योंकि उसमें मैट्रिसेस थे, फिर बड़ा मसला बन गया था। जब स्पिन्स आ गए तो फिर अजाब बन गया था हमारे लिए। तो एक तरीका सीखने का ये भी होता है कि किस चीज़ पे कब कितना जोर देना है। चलो एक और चीज़, अच्छा अब हमने काफ़ी बात कर ली क्लासिकल स्पेशल रिलेटिविटी की। वापस मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में लेके जाता हूँ। आपको याद है आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था? आपने कहा था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कोई मसला नहीं है सिवाय इसके कि उसमें वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर्स को जमा तफरीक करते हुए मसला बनता है। तफरीक भी एक जमा है उल्टी साइड पे करके। 2 से ज़्यादा फोर्सेस आ जाएं तो हम हैंडल कर लेते हैं, 3 आ जाएं हैंडल करते हैं, ज़्यादा हो जाएं एन पार्टिकल्स पे फोर्सेस कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो हमारे लिए अजाब बन जाता है जी। हाँ, फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस इंपोज कर लेते हैं ना हम कुछ। लेकिन हमने कहा तो उसकी एक अल्टरनेट अप्रोच भी है जो बड़ी सिंपल है, जो फॉर्मल एल्गोरिथम से आती है, और वो है लैग्रांजियन मैकेनिक्स की। और हमने उसके 2 फ़ायदे आपको उस वक्त मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था एक तो ये स्केलर है, स्केलर है तो इसका मतलब है स्केलर हमने देख लिया, किसी एक फ्रेम में देखें या किसी दूसरे फ्रेम में देखें नहीं बदलते वो। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा था कि ये इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज किया जा सकता है बग़ैर किसी मेहनत के। आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ये बात पढ़ी थी कि अगर आपके पास n पार्टिकल्स हों तो उनके कोऑर्डिनेट्स अगर xi हों जो कि फंक्शन ऑफ टाइम हो, और उनके मोमेंटा pi हो जो कि फंक्शन ऑफ टाइम हो, वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to n। तो आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास जो इक्वेशंस थी 2, जो जब आपने हैमिल्टन्स इक्वेशन निकाली थी उनके लिए, क्योंकि लैग्रांज से हैमिल्टोनियन बना लिया था आपने, तो आपने क्या निकाला था? आपने निकाला था dh ओवर dxi इज़ माइनस pi डॉट और dh ओवर dpi इज़ xi डॉट। यही निकाला था ना आपने? मैं साइन हमेशा भूल जाता हूँ, किसी के साथ बात गलत लगा देता हूँ। हाँ क्या, सॉरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। मैंने इस तरह कभी नहीं सोचा था, वेरी गुड। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं हम इन चीज़ों को। आपने कभी सोचा अगर n इन्फिनिट हो तो क्या होगा? छोड़ें इस बात को, एक चीज़ आसान सी समझने की कोशिश करें इंट्यूटिवली। इंट्यूटिवली ये है कि फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास स्प्रिंग है, उसके साथ कपल्ड हैं मैसेज। ये चलते जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे मैसेज। फ़र्ज़ करते हैं ये कपल्ड हैं और ये गिटार के स्ट्रिंग पे हैं। इसका मतलब अगर मैं गिटार के स्ट्रिंग की तरह मान लूँ, मैं इनको इस तरह मूव नहीं करता, एक वक्त में ये इस तरह मूव कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर मूव करना चाहूँ इनको तो एक एक करके मूव कर सकता हूँ, मैं गिन सकता हूँ i = 1 से लेकर n तक। लेकिन मसला यह है कि अगर मैं अब इसको काटूँ और इसके दरमियान में एक और मैच रख लूँ, अब मैं अगर इसको छेड़ूंगा तो ये खाम खा छेड़ेगा, करीब ही है बैठा हुआ।
अगर और मैं इसके करीब एक जोड़ दूं, यानी मैं क्या करूं, हर दो मैसेज के दरमियान में और छोटा करके मैसेज डालता रहूं, एक वक्त ऐसा आएगा ये सारी की सारी जो चीज़ है आपको ऐसे लगेगा जिस तरह मैस पिरोए हुए हैं एक रस्सी के अंदर। इसका मतलब है ये जो डिस्क्रीट चीज़ थी अब ये आपको एक कंटिन्यूस चीज़ की तरह लग रही है। कब लग रही है? अगर n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर दे। यानी आप पहले क्या करते थे, एक मैच था, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब अगर आप हाथ फेरें तो आपको ऐसे नहीं लगता जिस तरह मैच दूर दूर, आपको लगता है सारे मैसेज आपस में जुड़ के पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ऐसे लगता है जैसे ये एक रस्सी है जो एक पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बनी हुई है। अब मैं अगर इसके किसी भी पॉइंट को देखूं तो अब मुझे एक्स आई नहीं लिखने की ज़रूरत, बल्कि हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा फाई, जो कि फंक्शन होगा एक्स का और टाइम का। क्यों? किस लम्हे पे, किस वक्त पे कौन सी चीज़ मैंने मूव की है। अगर यहाँ मैंने इस मैच को मूव किया था तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक्स और टी का फंक्शन है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। तो फील्ड इसीलिए कहा जाता है लोकल है, लोकल इसलिए है क्योंकि ये स्पेस और टाइम का फंक्शन है। इसलिए जितनी फील्ड्स हम करेंगे वो सारी की सारी लोकल होंगी। लोकल फील्ड थ्योरीज का मतलब ही यही है। लेकिन मज़ीद इसको ज़रा थोड़ा सा एक लिंक बनाने की कोशिश करते हैं ना। आप में से अगर कोई कहे कि इधर है क्लासिकल मैकेनिक्स है, एक दफ़ा ज़िंदगी के रूल बना लेते हैं ना ये वाले, इस वाले, इधर अगर क्लासिकल मैकेनिक्स है और इधर क्लासिकल फील्ड्स हैं, तो क्या होगा? आपने नोट किया कि x की जगह क्या आ गया है, एक्स आई ऑफ टी की जगह क्या आ गया, अब फाई आ गया है जो कि फंक्शन है x और t का। वन डायमेंशन की बात कर लेते हैं पहले, 3 डायमेंशन होगी तो x के ऊपर वेक्टर डाल लेंगे, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। x डॉट की जगह क्या आ जाएगा फिर? x डॉट की जगह क्या आ जाएगा? चलें, x डॉट ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा? फाई डॉट ऑफ x एंड t आ जाएगा। फील्ड की वेलोसिटी यानी पार्टिकल की वेलोसिटी की बजाय फील्ड की वेलोसिटी बन गई। बस टाइम डेरिवेटिव ही। अगर तुम थोड़ा सा मुझे वक्त दे दोगे ना तो हम कहेंगे जाके आगे जाके कि ये टाइम कोई चीज़ नहीं है, एक 4 कंपोनेंट चाहिए होगा हमें और से डायनामिक्स आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दो, मैं आगे जाके कर दूँगा। यानी यह कि ये हाउ द फील्ड इज़ मूविंग विद टाइम, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, जो इंडेक्स आई था, अब आपने नोट किया यहाँ पर आई से जानी जा रही थी ना चीज़ें। इंडेक्स आई की बजाय ना अब एक कंटिन्यूस वेरिएबल आ गया जो कि एक्स है। नोट किया ना आपने, क्योंकि ये आई का फंक्शन था ना, इसकी पोजीशन थी x1, इसकी पोजीशन थी x2, इसकी पोजीशन थी x3, इसकी पोजीशन थी x4। तो अब x1, x2, x3 की बजाय एक कंटिन्यूस चीज़ आ गई है x। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चौथी चीज़ आप में से मुझे कोई बताएगा कि लैग्रांजियन L, जो कि फंक्शन था x और x डॉट का, यहाँ ये फंक्शन होगा, लैग्रांजियन जो है वो फंक्शन हो जाएगा फाई ऑफ एक्स टी का और फाई डॉट ऑफ एक्स टी का। यानी एक सिर्फ मसला आया है कि ये भी अब फंक्शनल ही है, ये भी फंक्शनल ही था ना, फंक्शन ऑफ फंक्शंस था ना। एक ख़ास बात आप याद रखिएगा, ये लैग्रांजियन फंक्शन है फील्ड का और फील्ड के डेरिवेटिव का, ना कि कोऑर्डिनेट्स का। ये इसमें कोई एक्स और टी नहीं आते। सो दिस, जिस तरह यहाँ पर ये टाइम का फंक्शन नहीं था ना एक्सप्लिसिटली, याद है ना आपको, एक्स डबल डॉट का भी फंक्शन नहीं था। आपको पता है फंक्शन था एक्स का और एक्स डॉट का, एक्स डबल डॉट का फंक्शन नहीं था। मैंने रेस्ट्रिक्ट किया था इसको। और टाइम का भी एक्सप्लिसिटली फंक्शन नहीं था, क्योंकि जब टाइम का फंक्शन होता तो एनर्जी कंजर्व नहीं होती थी, ओपन सिस्टम बन जाते थे। यहाँ पर भी ये फंक्शन है फाई का और फाई डॉट का, लेकिन एक्स और टी का फंक्शन नहीं है ये। तो यहाँ के जो क्लासिकल फील्ड्स के जो वेरिएबल्स हैं वो फाई और फाई डॉट हैं, और उनकी हैसियत वही है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्स और एक्स डॉट की है बस। और ये पंच लाइन ये वाली है सिर्फ, और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर यहाँ तक? जी, मैंने कहा था कि यहाँ पर भी लैग्रांजियन एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन हो सकता था,
लेकिन वो ओपन सिस्टम हो सकता था। यहाँ पर आप ये मुझसे पूछ सकते थे कि ये एक्स और टी का फंक्शन भी हो सकता है, तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि लैग्रांजियन इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई एंड फाई डॉट बट नॉट इज़ ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है ना। एक सवाल ये पैदा होता है कि फाई डबल डॉट का फंक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। गोल्डस्टाइन की किताब अगर आप देखें ना, तो उसमें उसने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में क्यू डबल डॉट के साथ भी आयलर लैग्रांज इक्वेशन बनाई हुई है, जो उसकी फॉर्म आती है। लेकिन ये कितने फाई आ सकते हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी में, ये हमें लॉरेंस इनवेरिएंस बता देगी। इसलिए आप देखिएगा हम डेल स्क्वायर तक जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। डेल क्यूब डेल 4 तक नहीं जाते हम। जितने ज़्यादा डेरिवेटिव लाते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर हिसाब की चीज़ के हिसाब से डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। और अब जाके आगे भी देखेंगे, जब इस तरह के ऑपरेटर्स बनाए जाते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे जिसमें फाई और एक डेरिवेटिव हो, फाई और 2 डेरिवेटिव हो, देखेंगे ऐसी सारी टर्म सप्रेस भी हो जाएंगी। वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ। जी कौन? वो याद एक टर्म आ जाती थी ना dl/dt की भी, याद है आपको? वो हमने करके देखा था कि ए डॉट जब हमने निकाला था तो वो थी पॉइसन ब्रैकेट थी ए की एच के साथ प्लस पार्शियल ए बाई पार्शियल टी थी, याद है ना आपको? तो हमने कहा था कि अगर ये टर्म ना हो तो अगर कोई चीज़ हैमिल्टोनियन के साथ उसकी पॉइसन ब्रैकेट वैनिश कर दे तो वो वक्त के हिसाब से कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर ये अगर ये पॉइसन ब्रैकेट वैनिश भी कर जाए और ये एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो इसका मतलब वैनिश करने के लिए ज़रूरी है कि इसका टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस दिस टर्म करें तो जवाब 0 आएगा। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो सिस्टम, अगर मैंने क्लोज भी किया तो कोई ना कोई चीज़ सिस्टम से बाहर निकल रही थी मेरे पास। मैंने क्लोज तो किया पर इतना अच्छा क्लोज नहीं किया। कोई सवाल यहाँ तक? एक आखिरी चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, एक्शन क्या होगा? आपको याद है एक्शन क्या होता था? एक्शन होता था ना एल एक्स डॉट डी टी, यही होता था ना एक्शन। आप में से मुझे कोई बता सकता है अब एक्शन क्या हो जाएगा? नहीं क्यों आएगी? मुझे बिल्कुल नहीं आएगी, क्या जरूरत पड़ी है? नहीं, ये इक्वेशन ठीक लिखी है मैंने, ठीक लिखी है ना? बिल्कुल भाई, मैं एनालॉजी क्यों बदलूं? मैं तो कह चुका हूं एक्स की जगह फाई आता है, एक्स डॉट की जगह फाई डॉट आता है, टी तो टी है तो यहाँ डी टी आ गया, डी टी की जगह एक्स की जगह फाई लिखा, एक्स डॉट की जगह फाई डॉट लिखा, परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल ये इस टी टी की बात कर रहे हैं, इस टी टी की बात। नहीं, टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, टाइम का फंक्शन तो है, टाइम का फंक्शन तो है ना। लैग्रांजियन होता क्या है? लैग्रांजियन इज हाफ एम। अगर कि सिंपल सा सिस्टम भी होता तो यही होता ना। तो टाइम तो आ रहा है ना, इसमें एक्स डॉट आ रहा है ना, dx/dt का स्क्वायर तो आ रहा है ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, यानी इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जो इस तरह की हो, t/2, ऐसी कोई टर्म नहीं है। ठीक है या नहीं? अभी भी कोई डाउट है? हैं? सही है, अच्छा ठीक है। मैंने कोई गलत नहीं लिखी, लेकिन ये है कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। अगर मैं इसको रिलेटिविस्टिक बनाना चाहूं तो क्या होगा? हाउ टू मेक इट रिलेटिविस्टिक? ठहरे, सोचने दे इनको, थोड़ा सा सोचने दे इनको, सोच लें थोड़ा सा, क्या बन जाएगा? कौन बताएगा?
मैं ना थोड़ा सा आपको आसान करके लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि इसी चीज़ को लिखता हूँ L इज़ इक्वल टू, आपके लिए ये पेशकश सिर्फ आपके लिए है, सो दिस इज इक्वल टू dx0 लैग्रांजियन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई। यार आप तो मैंने लिख ही दिया है सारा कुछ, आप तो मैंने लिख ही दिया है सारा कुछ। स्पेशल कंपोनेंट्स की एग्जैक्टली आप कहते हैं कि जी वक्त इलादा नहीं है रिलेटिविटी में स्पेस से, इसका मतलब है टाइम डेरिवेटिव को 4 डेरिवेटिव से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि जी एक तो बात है, पहला तो काम ये करें कि dx0 की जगह लिखें d4x, वे d4x इज dt dx वेक्टर, यानी dx वेक्टर का मतलब है d3x, यानी dx dy d, बाज़ औक़ात इसको ऐसे लिखा जाता है dt और d3x। एक ही बात है, एक ही बात है। मेरी डेफिनेशन में मैं ये लेके चलूँगा, ये नहीं लेके चलूँगा, लेकिन कन्वेंशन में आप कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसका मतलब है इस लैग्रांजियन की बजाय मुझे लिखना पड़ेगा लैग्रांजियन डेंसिटी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अब ये 3 डायमेंशन में लिख रहा हूँ मैं, इंटू डी म्यू फाई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ये लीजिए जी, बन गई ना कितने आराम से रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। क्या किया आपने, टाइम डेरिवेटिव को 4 डेरिवेटिव से रिप्लेस कर दिया, और जो टाइम के हिसाब से एक्शन आपने डिफाइन किया था वो ये था। और ये जो कैलीग्राफिक्स है एल लिखा हुआ ना, दिस वन इज अ दिस इज अ लैग्रांजियन। इसके डायमेंशंस है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के, 4 डायमेंशनल वॉल्यूम के। क्यों? क्योंकि एक्शन में तो कोई डायमेंशंस नहीं होते ना इसके। तो अगर यहाँ इसके डायमेंशंस 1 टाइम के थे तो इसके साथ कैंसिल हो रहे थे, नहीं होते तो बाहर हम कोई चीज़ लगा लेते थे एच बार वगैरह जहाँ पर हमारा दिल करता है। लेकिन एक आखिरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कोई आप में से मुझे बताएगा ये चीज़ मैं कर दूँ, हाथ खड़ा करना है किसके बराबर होगा ये। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू 3 पोजीशन डेरिवेटिव ले लूं तो पोजीशन ख़त्म हो जाएगी ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्यों पोजीशन के डेरिवेटिव ख़त्म हो गए तो पीछे किस चीज़ का रह गया डेरिवेटिव, टाइम का। तो इसका मतलब ये था कि एक्शन की इस डेफिनेशन में नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को बनाने के लिए आपने सिर्फ एक्स और टी को जुदा करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले पे इंटीग्रेट कर दिया है। इसके ऊपर हम दोबारा बात करेंगे बाद में। आज जो किया उसके बारे में क्लैरिटी होगी। मैंने सिर्फ ये कहा आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स के एक्स को जो डिस्क्रीट थे हमारे पास पार्टिकल्स पहले, उसको हमने कंटिन्यूस वेरिएबल में फाई फील्ड से रिप्लेस किया, तो एक्स डॉट फाई डॉट से रिप्लेस हो गया। हमने कहा लैग्रांजियन बन गया। आस्ता आस्ता देखें हम चलते आ रहे हैं, पहले क्लासिकल से शुरू किया, क्लासिकल फील्ड्स बनाए। क्लासिकल फील्ड्स में मैंने कहा जी उसका जब लैग्रांजियन हमने लिखा तो अब मुझे किसी तरीके से इस लैग्रांजियन को रिलेटिविस्टिक बनाना है। तो मैंने कहा रिलेटिविस्टिक बनाने में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वक्त कोई चीज़ नहीं है, वक्त और जगह है। dx dt की जगह d4x आ जाएगा, ठीक है। और इस फाई d0 के डेरिवेटिव वाले की जगह d4 मोमेंटम का d म्यू फाई बन जाएगा। और अगर इसका मतलब है इस लैग्रांज डेंसिटी को मैं वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करूँ तो लैग्रांजियन बन जाएगा ना। तो इसका मतलब इसको लैग्रांजियन को यहाँ पुट करूँ dt, तो वापस ये इक्वेशन रिट्रीव हो सकती है। ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर भी आप जा पा रहे हैं। अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ताकि आप में से अगर कोई बंदा घर से पढ़ के आना चाहता है। आपको पता है पहले हमने एक्शन से लैग्रांजियन लिखा था लास्ट टाइम भी, जब हमने पहले कैलकुलेशन की थी तो हमने एक्शन लिखा था। उसके बाद हमने एक्शन को क्या किया था, मिनिमाइज़ किया था, एक्सट्रीमाइज़ किया था रादर। हमने कहा था चेंज इन एस जो है वो 0 है, और यहाँ से आपने क्या चीज़ बना ली थी, आइलर लैग्रांज इक्वेशन बना ली थी। आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या बनी थी आपकी इसके लिए, इस लैग्रांजियन के लिए, किसी को याद है? कौन बताएगा? इस लैग्रांजियन के लिए क्या बनी थी? पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स
आप में से कोई इसी को देख के क्लासिकल फील्ड के लिए मुझे बनवा सकता है? ना ना 4 वेक्टर नहीं, ना 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 आप, मैं कह रहा हूं ये हो जाएगा dl/d माइनस d/dt ऑफ, मैं बोलता डी हूं, लिखता पार्शियली हूं, पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डॉट इज इक्वल टू 0। ये तो इसके करस्पॉन्डिंग बन गई। देखिएगा कितने आराम से हम रिलेटिविस्टिक भी बना सकते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ d/d फाई ऑफ l माइनस d/dt को मैं ज़रा देखिएगा 4 डेरिवेटिव बनाऊँगा, आप देखिएगा। तो इसका मतलब मुझे इक्वेशन कैसी लगनी चाहिए थी? l की जगह लैग्रांज डेंसिटी आ जानी चाहिए थी, d/dt की जगह पार्शियल म्यू बन जाना चाहिए था, और यहाँ पर d/d म्यू फाई तो बना लेंगे लैग्रांज, वो अगले लेक्चर में बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन इस तरह बन सकती थी कि d लैग्रांजियन के बजाय लैग्रांजियन डेंसिटी, ये तो फाई रहता माइनस d म्यू TL ओवर d ऑफ d म्यू। ये हम कल के लेक्चर में बना के मैं दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन बनती है। कल के लेक्चर में ये मैं बनाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ना, ये फाई डॉट का मतलब क्या था? ये क्या लिखा हुआ था? डी फाई डॉट का मतलब ये था ना, दिस इज डी ऑफ डी टी फाई, या डी दूसरा डी टी लिख लें, जो मर्जी लिख लें, d/dt लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं। तो कल मैं ये बनवाऊंगा आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से। हम क्या करेंगे? पाथ लेंगे जो 4 डायमेंशंस में होगा, उसको थोड़ा सा वेरी करेंगे, वेरिएशनल कैलकुलस अप्लाई करेंगे और ये इक्वेशन बनाएंगे। और इस इक्वेशन को बनाने के बाद कल के लेक्चर में मैं 2 चीज़ें और भी करूँगा। इसके अलावा कल के लेक्चर में मैं फील्ड्स की पॉइसन ब्रैकेट्स बनाऊँगा। आपको याद है आपने एक्स और पी की पॉइसन ब्रैकेट बनाई थी, तो वो नॉन ज़ीरो थी गालबन, है ना, 1 के बराबर कुछ थी। बहरहाल देख सकते हैं क्या आ जाता है उससे, हाँ देख सकते हैं आप बिल्कुल कि क्या आता है हैमिल्टन इक्वेशन से भी। तो आपने क्या करना है? अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा? मैं फील्ड्स की पॉइसन ब्रैकेट्स बनाऊँगा। फील्ड्स की पॉइसन ब्रैकेट्स के बाद मैं क्या करूँगा? क्वांटाइज करने के लिए मुझे पता था, जब मैंने एक्स को क्वांटाइज किया तो उसके ऊपर टोपी बनाई थी उसको, तो अब फील्ड को भी क्वांटाइज करूँगा तो फील्ड के ऊपर भी टोपी बना दूँगा। उसके बाद जो पॉइसन ब्रैकेट्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी कम्यूटेटर से और क्वांटम फील्ड थ्योरी शुरू हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। तो अभी तो एक लेक्चर के बाद क्वांटम फील्ड थ्योरी पे हम पहुंच जाएंगे। कोई सवाल हो किसी का तो प्लीज़ पूछें, कोई सवाल? नहीं, वो ये है कि जितने डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे वो नियर डेरिवेटिव होता क्या है? फील्ड की वैल्यू एट x प्लस h माइनस फील्ड की वैल्यू x एट x डिवाइडेड बाई h और लिमिट h गोज टू 0, यही होता है ना डेरिवेटिव। मसला है कि जब आप चेंज लेंगे और बहुत सारे डेरिवेटिव होंगे तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे वो आसानी से। लोकल का मतलब है एक पॉइंट के ऊपर है ना, x का फंक्शन है ना, किसी दूसरे x में नहीं जा सकता ना। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर आर्ग्यूमेंट भी हम कर लेंगे जब हम लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस की बात करेंगे तो। जी हाँ, क्लासिकल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि रिलेटिविस्टिक नहीं है। रिलेटिविस्टिक बना लिए थे ना हमने, 4 वेक्टर की फंक्शन था ना, मैंने लिखा था इधर अगर आपको याद हो। ये x और 3x और एक टाइम किसका फंक्शन? फील्ड हमेशा रिलेटिविटी में 4 डायमेंशन में ही होता है। हर वो चीज़ जो मूव करती है ना उसमें टाइम होनी चाहिए स्पेस के हिसाब से। तो स्पेस टाइम तो थे ही थे, मसला जुदा नहीं किए जा सकते, तो रिलेटिविटी है। वरना मोशन जो है किसी चीज़ की वक्त के साथ बदलने का नाम है, तो वक्त और जगह तो उसमें भी आते हैं, लेकिन और वक्त और जगह अगर इलादा नहीं हो सकते तो वो रिलेटिविटी है, सेपरेटली नहीं डिफाइन कर। क्लासिकल फील्ड्स के लिए लिखी है। अब हमने क्या किया? यही क्लासिकल रिलेटिविस्टिक फील्ड्स के लिए बना लेंगे हम, डोंट वरी, ये बन जाएगी। कल बनाएंगे ये वाली, कल यहीं से शुरू करेंगे कल। जी, मैंने ये कहा था कि अगर आप इसको
इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिस वेरिएबल पे आप इंटीग्रेट करते हैं उसकी डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है ना। तो अगर d3x पे इंटीग्रेट करेंगे तो x की डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी ना। तो किसकी फंक्शन डिपेंडेंस रह जाएगी सर? टाइम की। तो वो यही बन जाएगा ना। मतलब ये है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही रह जाएगा ना उसमें। लैग्रांजियन बन जाएगा, लैग्रांजियन डेंसिटी की बजाय। स्पेशल डेरिवेटिव की डिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी। कोई सवाल? सर आज और कल का जो लेक्चर आपने दिया है सर, इसका आप हमें बता सकते हैं सोर्स क्या है, मतलब वो मटीरियल? यार ये किसी एक किताब से नहीं मिलेगा आपको। मल्टीपल बता दें। मैं जिसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ मेंडल एंड शॉ की किताब को शुरू के पोर्शन के लिए, और पेस्कन एंड शूडर को। लेकिन मसला है पेस्कन एंड शूडर में ये चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी, वो शुरू मुश्किल तरीके से करता है ज़रा चीज़ों को। एक्चुअली क्वांटम फील्ड थ्योरी मैंने इतनी जगहों से प्रिपेयर की हुई है कि अब आगे जब आएंगे तो फिर आप कोई भी किताब चूज़ करें। रिलेटिविटी तो किसी भी रिलेटिविटी की किताब से देखते हैं, इवन ग्रिफिथ से देख लीजिए। जो ग्रिफिथ की बुक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, हाँ शायद उसमें भी है, और ग्रिफिथ की पार्टिकल फिजिक्स की किताब में भी है। दोनों आप जो मर्जी किताब देख लें उसमें ये सारी चीज़ें होंगी रिलेटिविटी की। बिल्कुल एक ही बंदे किया तो इसलिए एक ही जैसा किया है, ठीक है। और भी एक किताब में जिसमें मिल जाएंगी आपको रिलेटिविटी, वो कोई अच्छी क्लासिकल मैकेनिक्स की किताब में मिल जाएगी आपको। हाँ उसमें तो बहुत डिटेल से मिल जाएगी। हाँ वो एक किताब है जो है मोनोग्राफ ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। उसमें स्पेशल और जनरल दोनों है, छोटी सी किताब है। उसमें मैथमेटिक्स ही है, तो वो आप उससे भी कर सकते हैं। वो यहाँ लाइब्रेरी में पड़ी है, रियाज साहब की किताब लिखी है, उसमें भी है वो डिटेल्स। बिल्कुल ये हर जगह पे ही है, इसलिए मैंने कहा। कोई और सवाल? क्यों भाई, चलें? ठीक है, गुड, थैंक यू, सी यू टुमारो।